अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने लगे हैं जी आपके टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द केमिस्ट्री पर। तो हम केमिस्ट्री के कुछ शॉर्ट लिस्टिंग और कुछ ट्रेंड्स पर बात करेंगे आज की वीडियो के अंदर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या हमारे पास इन्वर्सली रिलेशन है विद द IMF, यानी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा होंगी, जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, उतना वेपर प्रेशर कम होगा, यानी उसको उतना ज़्यादा टाइम लगेगा वेपराइज होने में, तो उतना वेपर प्रेशर हमारे पास कम होगा। जितना आपके पास टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में जो फोर्सेस हैं वो वीक होंगी, क्योंकि वो आपस में ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, वो ज़्यादा टकराएंगे और उसकी वजह से वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर ज़्यादा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा। अब आपने देखना है कि डिस्टिल वाटर का वेपर प्रेशर ज़्यादा है देन द टैप वाटर एंड देन द सी वाटर। ठीक है, तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो नोट डाउन करनी है। हमारे पास सबसे जो एक्यूरेट मेथड होता है हमारे पास डिटर्मिन करने का वेपर प्रेशर, जो एक्यूरेट मेथड है दैट इज़ मैनोमेट्रिक मेथड, और जो हमारे पास कन्वीनियंट मेथड होता है दैट इज़ बैरोमेट्रिक मेथड। तो ये दोनों बातें भी आपने याद रखने हैं, आपको MCQs में आ सकती हैं। उसके बाद हमारे पास ये एक ट्रेंड है IMF का, और हमारे पास इंटरमोलेकुलर प्रेशर यानी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस और वेपर प्रेशर का। तो ये आपने याद रखना है, जो हमारे पास इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो होती है वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेपर प्रेशर के। तो आपने ये ट्रेंड ज़रूर याद रखना है, ये कई बार MCQs में आ जाता होता है। तो आपके पास सबसे पहले Hg है, देन ग्लिसरीन, देन वाटर, देन एल्कोहल का IMF है, ठीक है जी, देन आपके पास CCl4 है, क्लोरोफॉर्म है और डाई इथाइल ईथर है। अब इसी को आप उल्टा कर देंगे, आप एक याद कर लें और दूसरे को आपने उल्टा कर देना है। जैसे अब हमारे पास अगर हम वेपर प्रेशर का देखते हैं तो हमारे पास आएगा सबसे पहले जी हमारे पास आ जाएगा डाई इथाइल ईथर जो है सबसे फ्रंट पे आएगा, देन वी हैव द क्लोरोफॉर्म, देन CCl4, देन एल्कोहल, देन वाटर। और ये बात आपने याद रखनी है कि एल्कोहल का जो वेपर प्रेशर है मोर देन दैट ऑफ वाटर है, एंड वाटर का मोर देन दैट ऑफ ग्लिसरीन है। तो ये कई बार MCQs इस तरह से आ जाता है, तो ये बातें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट पर हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ एवेपोरेशन। तो एवेपोरेशन जो है वो ऑल टेम्परेचर पर कंटिन्यू रहता है। इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि एवेपोरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सरफेस फिनोमेना है। जितना सरफेस एरिया आपके पास ज़्यादा होगा उतनी एवेपोरेशन ज़्यादा होगी, जितना सरफेस एरिया कम उतनी एवेपोरेशन कम। कॉज कूलिंग इफेक्ट, जैसे ही हमारे पास एवेपोरेशन होती है तो जो हमारे पास हाई मोलेकुलर फोर्स वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास उड़ जाते हैं, यानी वो एवेपोरेट हो जाते हैं, और जो हमारे पास नीचे कम एनर्जी वाले पार्टिकल रह जाते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये भी एवेपोरेशन की वजह से होता है। नेक्स्ट पर आपने इसके रिलेशंस देखने हैं। रिलेशंस मोस्टली इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको पेपर में यही आया करते हैं। तो एवेपोरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के। तो जो भी मॉलिक्यूल के अंदर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो उसके अंदर जिसके अंदर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी उसके अंदर एवेपोरेशन अल्टीमेटली कम होगी। तो ये बात आपने याद रखनी है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतनी एवेपोरेशन ज़्यादा होगी, तो ये बात भी आपने याद रखनी है। फर्दर मोर जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, अभी मैंने आपको बताया कि एक हमारे पास इतना सरफेस एरिया और एक इतना सरफेस एरिया है, तो इसके अंदर एवेपोरेशन ज़्यादा होनी है। ठीक हो गया, सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है कि एवेपोरेशन किसके अंदर ज़्यादा होगी। नेक्स्ट पर हमारे पास है जी, अगर हमारे पास विंड इज़ ब्लोइंग, तो अगर हमारे पास हवा चल रही होती है ज़्यादा तो हमारे पास एवेपोरेशन का रेट फास्टर हो जाता है, यानी हमारे पास एवेपोरेशन ज़्यादा हो जाती है। देन हमारे पास जो नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ होती हैं प्रेजेंट हो अगर, तो रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, यानी इम्प्योरिटीज़ की वजह से हमारे पास एवेपोरेशन जो है वो अल्टीमेटली कम हो जाती है। तो डिस्टिल वाटर में सबसे ज़्यादा, देन टैप वाटर, देन सी वाटर। तो ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डजंट ब्रिंग केमिकल चेंज इन द सब्सटेंस। तो कोई भी केमिकल चेंज जो है एक सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से नहीं आता। ये बात आपने याद रखनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक MCQs है कि हमारे पास विस्कोसिटी ऑफ हनी जो है वो किस वजह से होती है। तो दैट इज़ ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आइस के अंदर हमारे पास 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। वाटर के अंदर मैनी मॉलिक्यूल्स होते हैं, मेक अ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। वाटर का वेपर
वाटर वेपर हैव ज़ीरो या नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। आइस के पास 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है, वाटर के पास 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, और जो वेपर हैं हमारे पास वाटर वेपर हैं उनके पास 0 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। 100 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो 200 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास इस तरह से जो है वो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो हमारे पास ये एक बॉन्ड और ये एक बॉन्ड, तो हमारे पास अगर 100 मॉलिक्यूल हैं तो वो एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो इस तरह से वो हमारे पास 200 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ मोर स्ट्रॉन्ग देन डाइपोल फोर्स एंड देन लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो ये बात आपने याद रखना है, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है इज़ 20 टाइम्स वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे स्ट्रॉन्ग हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होता है, देन हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, देन डाइपोल है, और देन लंडन डिस्पर्शन फोर्स है। तो ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद ये भी हमारे पास कुछ MCQs हैं, ये एज इट इज़ वैल्यू आती है MCQs में। तो ये आपने देखना है कि लेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो होती है वो आपके पास कितनी होती है जी, 1.97 एंगस्ट्रॉम होती है। लेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 0.96 एंगस्ट्रॉम है। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, ठीक है। वो जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना वो उसको खींच के रखेगा अपने बॉन्ड को, इसलिए वो ज़्यादा करीब रहेगा, ठीक है। इसलिए उसकी जो लेंथ है वो कम है, जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर लेंथ जो है वो ज़्यादा है बॉन्ड की। उसके बाद हमारे पास जो एनर्जी रिलीज़ होनी है हाइड्रोजन बॉन्ड में वो 19 किलो जूल पर मोल होनी है, यानी कम एनर्जी होनी है। जबकि ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, तो इसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो इसके लिए एनर्जी जो चाहिए दैट इज़ 464 किलो जूल पर मोल। तो ये आपने याद रखना है। देन वी हैव द एन ब्यूटाइल अल्कोहल है और आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल है। अब जो एन ब्यूटाइल अल्कोहल होता है इसमें मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होते हैं उनमें मोर होती है देन द आइसो वाले ग्रुप्स। तो ये भी आपने याद रखना है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट कि स्ट्रॉन्ग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है और उसके अंदर वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं मौजूद। हमारे पास जितने नंबर ऑफ़ OH, NH और HF ग्रुप्स होते हैं उतना हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास रेशियो ऑफ लोन पेयर्स जो है और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो जितनी होगी उस पर डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है या वीक है। हमारे पास लोन पेयर और हाइड्रोजन बॉन्ड अगर 2-2, 1-1, 3-3 यानी सेम है, सिमेट्रिकल हैं, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल हैं तो हमारे पास जो है वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। जितना हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। इस तरह से वो वैल्यूज़ दे को आपको पूछ लेते हैं, तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पता होगा तो आपको पता होगा इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है। देन हमारे पास वाटर के अंदर ज़्यादा है, देन HF है, एंड देन हमारे पास NH3 है। देन वी हैव द ग्लिसरीन, वी हैव वाटर एंड वी हैव अल्कोहल। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, ये आपने याद रखना है, इसमें से MCQs आते होते हैं। जितनी ज़्यादा हमारे पास एंगल की स्ट्रेन ज़्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी कम होनी है और उतनी रिएक्टिविटी ज़्यादा होनी है। हमारे पास स्टेबिलिटी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिविटी के, जहाँ रिएक्टिविटी ज़्यादा वहाँ स्टेबिलिटी कम होती है हमेशा से। तो ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास जितने भी साइक्लो वाले ग्रुप होते हैं, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन है, ऑक्टेन है, नैनोन है, डेकेन है, जितना हमारे पास कार्बन नंबर बढ़ता जा रहा है, कार्बन नंबर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, कार्बन नंबर हमारे पास बढ़ता जा रहा है तो हमारे पास रिएक्टिविटी कम होती जा रही है और हमारे पास जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होती जा रही है और जो हमारे पास एंगल स्ट्रेन है वो कम होती जा रही है। एंगल स्ट्रेन जो है वो भी हमारे पास कम होती जा रही है। तो ये बातें आपने याद रखनी है कि जैसे ही नंबर ऑफ़ कार्बन एटम ज़्यादा हो रहे हैं तो आपके पास रिएक्टिविटी कम है और स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पर देखें जी, हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है एंड साइक्लोब्यूटेन है। इसके अंदर हमारे पास 3 कार्बन है और इसके अंदर हमारे पास 4 कार्बन है। तो प्रोपेन जो है वो मोर रिएक्टिव है, प्रोपेन जो है वो लेस स्टेबल है, इसकी ग्रेटर एंगल स्ट्रेन है, ठीक है, प्रोपेन की। जबकि जो हमारे पास ब्यूटेन है दैट इज़ लेस रिएक्टिव, दैट इज़ मोर स्टेबल और लेस एंगल स्ट्रेन। तो ये दोनों का डिफरेंस है, ये भी मैंने आपको कार्बन एटम के लिहाज से बता दिया है। नेक्स्ट पर हम देख लेते हैं जी एसिडिटी ऑफ फिनोल। तो इसका ऑर्डर देखते हैं। फर्स्ट वी हैव द कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ मोर एसिडिक देन वाटर देन फिनोल एंड देन अल्कोहल।
अब एक हमारे पास MCQs है, लेस एसिडिक देन वाटर, यानी वाटर से कम एसिडिक है, एंड मोर एसिडिक देन फिनोल। तो क्या होगा आपके पास जवाब, तो आपने लगा लिया अल्कोहल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एसिडिटी का इन्वर्सली रिलेशन है pKa वैल्यू से। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच टू फिनोल डिक्रीज इट्स एसिडिटी, ठीक है। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसके साथ अटैच होता है तो वो उसकी एसिडिटी को कम कर देता है, तो ये आपने याद रख लेना है। उसके बाद ये हमारे पास हेयर एंड हमारे पास फिनोल के अंदर फिनोऑक्साइड आयन बन जाता है, जो हमारे पास एसिडिटी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, और जो हमारे पास अल्कोहल होता है उसमें एल्क ऑक्साइड आयन बनता है, जो हमारे पास एसिडिटी को इन्हेंस कर देता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा उतनी ज़्यादा एसिडिटी होगी, तो ये बात आपने याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से MCQs बनते हैं इसमें से। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपने देखनी है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, देन हमारे पास CH3 ग्रुप, और फिर हमारे पास एक हमने बड़ी चेन का ग्रुप लगा लिया है, जो हमारे पास 1 से 4 कार्बन होते हैं, दीज आर वाटर सॉल्युबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड 1 से 3 वाले जो हैं वो कलरलेस लिक्विड्स होते हैं, जबकि 4 से 6 वाले कलरलेस गैसेस होती हैं, तो ये आपने याद रखना है। देन एसिडिटी का ऑर्डर अभी हम पीछे देख के आए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, देन वाटर है, देन फिनोल है, एंड अल्कोहल है, तो ये बात आपने याद रखनी है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें तो सबसे पहले रिएक्टिव हमारे पास एल्डिहाइड है, देन कीटोन, और देन कार्बोक्सिलिक एसिड है आपके पास। एंड फर्दर हमने बात की थी जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी उसकी हमारे पास स्टेबिलिटी कम होगी, तो यानी हमारे पास एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है तो लेस स्टेबल होगा। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हमारे पास रिलेटिवली हाई होता है ड्यू टू द इंटर एंड इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जितने हमारे पास कार्बन एटम ज़्यादा होते जाते हैं उतना हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता जाता है, तो ये बात भी याद रखनी है। देन वी हैव द मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट इवन नंबर ऑफ़ कार्बन जो होते हैं उनका ज़्यादा होता है, ऑड का हमारे पास कम होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है वो ये है कि अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन का कम होता है बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है उसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, और जो OH ग्रुप होता है हमारे पास अल्कोहल का वो लेस पोलर है देन द OH ग्रुप दैट इज़ अटैच टू द कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये बातें आपने याद रखनी है। फर्दर हम देख लेते हैं जी रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल की, तो अल्कोहल हमारे पास R और OH ग्रुप है, तो या तो हमारे पास जो R वाला बॉन्ड है यानी ये वाला बॉन्ड है ये ब्रेक करता है, यानी CO बॉन्ड ब्रेक करता है। जब CO बॉन्ड ब्रेक करता है तो वो हमारे पास एक्ट करता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल, और जब हमारे पास OH वाला बॉन्ड ब्रेक करता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करता है, तो दैट वुड एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो इनके डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, तो ये आपने याद रखने हैं जी। हमारे पास जब OH बॉन्ड क्लीव करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सबसे पहले होता है प्राइमरी, देन सेकेंडरी अल्कोहल एंड देन टर्शरी अल्कोहल, जबकि CO जब रिएक्ट करता है तो वी हैव द टर्शरी, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, इसको आपने याद रखना है। रिएक्टिविटी हमारे पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो वो आपने देखनी है। हमारे पास सबसे पहले एल्डिहाइड है, देन हमारे पास कीटोन है, और देन हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हमारे पास यहाँ रिएक्टिविटी ज़्यादा है और स्टेबिलिटी कम, हमारे पास स्टेबिलिटी ज़्यादा है और रिएक्टिविटी कम है, तो ये आपने ऑर्डर याद रखना है। फर्दर हम देख लेते हैं कि जब OH बॉन्ड वीकर हो जाता है और ब्रेक करता है तो हमारे पास एसिडिक एक्ट करते हैं, तो मोर एसिडिक कार्बोक्सिलिक है, देन वाटर, देन फिनोल एंड देन अल्कोहल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है। ये हमारे पास दो और इम्पॉर्टेंट आपके पास रिलेशंस हैं, आपने याद रखना है। नंबर ऑफ़ अल्काइल ग्रुप्स, जितने अल्काइल ग्रुप्स अटैच होंगे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के, एंड जितनी हमारे पास स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास रिएक्टिविटी के, तो ये दोनों रिलेशंस भी आपने याद रखने हैं। जैसे ही हम टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल के अंदर नीचे मूव करते हैं हाइड्रोजन से, फिर हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेडियम, जब हम नीचे मूव करते हैं तो हमारे पास एटॉमिक रेडियाई जो है हमारे पास जो एटॉमिक रेडियाई है वो इंक्रीज़ करता है, यानी हमारे पास साइज़ इंक्रीज़ करता है। जब हमारे पास साइज़ इंक्रीज़ करता है तो हमारे पास क्या क्या रिलेशंस होते हैं वो सारे रिलेशन हम पढ़ेंगे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ।
सबसे पहले तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है, हमारे पास साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ हो रही है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज़ हो रही है। तो ये तीनों बातें आपने याद रखनी है। साथ ही साथ आपके पास एटॉमिक साइज़ नीचे जाते जाते इंक्रीज़ हो रहा है, आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है, आपके पास डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है, आपके पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी आपके पास इंक्रीज़ हो रही है, आपके पास जो बेसिक करैक्टर ऑफ ऑक्साइड है वो इंक्रीज़ हो रहा है, जबकि जो आपके पास बेसिक करैक्टर ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड है वो डिक्रीज़ हो रहा है। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद जो आपके पास रिड्यूसिंग नेचर है दैट इज़ इंक्रीजिंग, रिएक्टिविटी आपके पास इंक्रीज़ हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास डिक्रीज़ हो रहा है, मेटेलिक नेचर इंक्रीज़ हो रही है। जैसे ही साइज़ बढ़ता है तो हमारे पास मेटेलिक नेचर भी बढ़ती है, ये बात भी आपने याद रखनी है। और साथ ही हमारे पास एसिडिक नेचर भी बढ़ती है, और ये भी आपने याद रखना। और बेसिक करैक्टर कम होता है, आपके पास स्टेबिलिटी कम होती है और रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, और आपके पास लेटेस्ट एनर्जी भी डिक्रीज़ करती है। तो ये सारे रिलेशंस थे आपके डाउन द ग्रुप। तो इसी तरह आपने फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जो है वो भी याद करने हैं, ताकि आपके लिए एंड में आसानी हो। इस तरह से आपने एक शॉर्ट लिस्टिंग बना लेनी है, ताकि बाद में आपको आसानी हो पेपर में जस्ट रिवाइज़ करते हुए। ठीक है, दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, या आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।